In this slide, the statement respond the allegation. How to respond the allegation को आप किस तरह respond करेंगे? The most important task of your defense is to respond to the allegation made by the plaintiff in the statement of claim. To commence proceedings, the plaintiff has filed two court documents, a claim plaint and a statement of claim. When drafting your defense, you need to respond to the statement of claim, which will be the longer of two documents. The statement of claim should be drafted as a series of numbered paragraphs, sometimes with subparagraphs. View each of those numbered paragraphs as a separate allegation that you must respond to. To make your defense easy to read and to help ensure you respond to all of the paragraphs, you can respond to each paragraph in turn using the same numbering as in the statement of claim. Be careful जब आप response करें किसी पैरा का प्लेंट का तो नंबर वही यूज करें जो प्लेंट में दिया गया है. अदरवाइज जो है अगर वहां पे रेस्पॉन्स करना चाहेंगे आप प्लेंट के पैराग्राफ 2 का और उसको आपने कंसीडर करके रिटन स्टेटमेंट में लिख दिया पैराग्राफ नंबर 3, तो ये होगा कि कोर्ट ये समझेगी कि आपने प्लेंट के पैराग्राफ नंबर जो है 3 या 4 का जो है रेस्पॉन्स आपने दिया है और वहां पे वो उसके फैक्ट डिफरेंट होंगे, आपका जवाब डिफरेंट होगा. तो इससे ये होगा कि उसमें आपका आंसर जो है दैट विल बी कन्वे वेरी रॉन्ग और अच्छा इससे आपको नुकसान भी हो सकता है. तो फॉर ईच ऑफ एलिगेशन in the statement of claim you must say whether the allegation is true or false. अगर true है तो you are required to admit, for example, in respect to the paragraph number 1, the defendant admits the allegations. Similarly, ये तो जो है जो उसको फिर नेक्स्ट होगा अगर false है, अगर आप समझते हैं कि ये गलत है तो in respect to the paragraph number 6, the defendant denies the allegation because, अब उसको आप deny क्यों कर रहे हैं? Not admitted, for example, in respect to paragraph number 8, the defendant does not admit the allegation because. If you do not respond to an allegation, the court can assume that you have admitted the allegation. So it is important to make sure you have addressed all of the allegations. Admissions, if you are satisfied that an allegation is true, you should admit the allegation. You can often admit a lot of allegations in a statement of claim and still draft a successful defense. अच्छा, कुछ सीनियर्स यहाँ फील्ड में जब जाएंगे तो कुछ लोग आपको जो वहाँ के जो अरिस्टोटल हैं, जो स्कॉलर हैं, खुद साख्ता, वो आपको एडवाइस करेंगे क्योंकि हम हमारे मुल्क में एडवाइस जो है वो हर कोई देता है, वो भी फ्री में. तो बहुत सारी एडवाइसेस आपको मिलेंगी कि भाई रिटन स्टेटमेंट का मतलब है कि डिनाई 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 डिनाई, और यही समझो आपकी फिर सक्सेसफुल है. और अगर आपने एक लफ्ज एडमिशन का देख लिया तो सब आपको जो है इवन जज, इवन कोर्ट, इवन जो है अपोनेंट के वकील कहेंगे भाई इसने तो एडमिट कर लिया है, अब इसका तो क्या बेड़ा गर्क हो गया इसका. तो लेकिन लॉ ये कहता है इस तरह नहीं है. वंस अगर आपने सारी चीजें मान भी ली हैं तो इट डजंट मैटर कि आप जो है सूट हारने जा रहे हैं. इफ इसका मतलब जो है सम टाइम जो अगर आपने जो है चीजें सही जो है उसको अगर कैरी करें तो उसके बावजूद भी आपने एक अच्छा ड्राफ्ट बनाया है और अच्छा डिफेंस, सक्सेसफुल डिफेंस बनाया है, क्योंकि वो डिपेंड करता है इश्यूज पे, इश्यूज फ्रेम होने पे और इश्यूज प्रूव होने पे. अगर सारे इश्यूज जो है प्लेंटिफ के जो है अगेंस्ट प्रूव हो गए और प्लेंटिफ ने ही केस साबित करना है और वो साबित नहीं कर सका तो डेफिनेटली उसका सूट डिसमिस हो जाएगा. उसकी बुनियाद पे जो है उसका सूट कामयाब नहीं होगा कि डिफेंडेंट ने तो उसकी सारी बात मान ली. अगर डिफेंडेंट कहे कि कायदे आजम की मज़ार जो है प्लेंटिफ की है, क्या कोर्ट उसको दे देगी इस बुनियाद पे कि डिफेंडेंट ने तो उसको एडमिट किया है? ठीक है ना. तो इस तरह नहीं, उसको इश्यूज जो है अल्टीमेटली प्लेंटिफ को प्रूव करने हैं, क्योंकि एक मैक्सिमा है, लॉ सेज दैट प्लेंटिफ विल नॉट play on the weaknesses of the defendant, but the plaintiff has to prove his case his own
merits and his own footings. तो ये जब मतलब है ना brevity. If you do not admit the allegation, the plaintiff can assume that it is contested and will set about gathering evidence to prove the allegation. This may have adverse consequences for you and could make the proceedings unnecessarily lengthy. नेक्स्ट स्लाइड है फिर डिनाइल्स। ये तो हो गए एडमिशंस, और डिनाइल्स क्या है? आप डिनाइल्स में डिनाइल्स आप किस तरह करेंगे? इफ यू बिलीव एन एलिगेशन इज अनट्रू, यू शुड डिनाई द एलिगेशन। फॉर एग्जांपल, अब जिस तरह ये कुछ फैक्ट्स हैं और उनका रेस्पॉन्स किस तरह आएगा, उसमें जो है मैं उसको आप देख लें, जो पुट योर अटेंशन टुवर्ड्स दिस। A statement of claim might read like this. Number 5 में, on 1st May 2006, the plaintiff and the defendant enter into a written contract for the sale of the property. अब उसका defense, a non-complying defense would read as follows. The defendant denies the allegation contained in the paragraph number 5 of the statement of claim. It is not true. If you deny an allegation, you must include reasons. अब जब कोई एलिगेशन आप डिनाई करें तो उसका रीजन भी आप मेंशन करें. Why? That is your alternative version of the key facts. A better defense would be. तो ऊपर एक ये था जो 5 का जो ऊपर जो मैंने एक डिफेंस बनाया है वो सिंपल डिनायल है. अब नीचे जो है वो सिंपल नहीं है, वो रीजंस के रीजनेबल डिनायल है. अब वो इस तरह होगा, अगर आप रीजनेबल डिनायल दें. In respect to the paragraph number 5, the defendant denies the allegations because number A, the allegations are as a matter of fact untrue. Number B, on 1st May 2006, the plaintiff gave the defendant a written contract for the sale of the property which the plaintiff had signed. The defendant did not ever sign the contract. The defendant never agreed to purchase the property from the plaintiff. This is the proper response, proper denial to the allegations set forth in the plaint by the plaintiff, and as per the law and rules and regulations and principle has been defined in the court of law. अब in this slide जब ये चीजें आप अप्लाई करेंगे तो इस तरह की एक रिटन स्टेटमेंट बनेगी, जिसमें सबसे पहले फॉलो द एरो, दिस इज द कोर्ट नेम, वो यही आएगा जो प्लेंट पे होगा, और ये जो है नंबर है सूट का, और उसकी क्लास क्या है, सूट की टाइप क्या है, वो भी सेम प्लेंट के ऊपर से आएगी जो प्लेंट में होगी. और पार्टीज का नाम डिटेल में नहीं लिखना, इस तरह लिखना है, मोहसिन अख्तर प्लेंटिव वर्सेस एबीएल एंड अदर्स. एंड अदर्स का मतलब होगा कि एबीएल के साथ एक और पार्टी है, सिर्फ 2 पार्टियां हैं. अगर 3 होती तो एबीएल एंड 2 अदर्स होगा. तो डिफेंडेंट, अब ये रिटन स्टेटमेंट है और द अबव नेम डिफेंडेंट सबमिट्स द रिटन स्टेटमेंट एज अंडर. और उसके बाद प्रिलिमिनरी लीगल ऑब्जेक्शन. अब प्रिलिमिनरी लीगल ऑब्जेक्शन कौन से हो सकते हैं? जरूरी नहीं है सारे के सारे जो है उसके मुताबिक सूट डिफेक्टिव है, लेकिन एक प्रज्यूम किया जाता है जो कि कौन कौन से ऑब्जेक्शन हो सकते हैं इस सूट पे, तो फिर डिफेंडेंट उसी तरह वो लिखता है. नंबर 1 जो प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन लीगल ऑब्जेक्शन हो सकता है, द प्लेंटिव सूट इज नॉट मेंटेनेबल ईदर बाय लॉ ईदर ऑन फैक्ट्स. दैट द प्लेंटिव सूट इज नॉट ट्रू ऑन फैक्ट्स. That the plaintiff suit is not maintainable in present form, that the plaintiff suit is false and frivolous and has been filed to harass the defendant for the ulterior motive. Sir? This is not. Yes, Sir? Yes, Sir, the plaintiff suit is not maintainable in its present form. इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब है कि इन प्रेजेंट फॉर्म जिस तरह 7 रूल 1 के मुताबिक जो है जिस तरह प्लेंटिफ ड्राफ्ट करनी है और जो उसने फाइल की है प्रेजेंट फॉर्म में, दैट इज नॉट अ करेक्ट वे टू जो है फाइल द प्लेंटिफ सूट जो है वो लीगली जो है साउंड नहीं है. वो एक रॉन्ग फुटिंग्स पे है, वीक पॉइंट्स पे है, और ड्राफ्टिंग जिस तरह ड्राफ्ट किया गया है वो भी उसमें उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो 33 से 38 तक सिविल कोड रूल्स की हमें फॉलो करना है, और 7 रूल 1 की जो रिक्वायरमेंट है उसको फॉलो नहीं किया गया. ठीक है ना?
That the suit is paid for non-joinder Thank you, sir. where ठीक है, and that the suit is barred by law, that the suit is the hit by the provision of this section 42 of the Special Relief Act, that the defendant does not admit any of the claim allegation made in the plaint save those that are expressly admitted hereunder, and the plaintiff is put the strict proof on the same. तो ये तो लीगल ऑब्जेक्शन हो गए और ये पैरा जो मैंने आखिर में रीड किया ये एक जनरली डिनायल है प्लेंट का, बट इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। जो एक्सेप्टेबल डिनायल होगा प्लेंट का वो ये है, ये इस तरह को फिर हम जो है आफ्टर गिविंग द लीगल ऑब्जेक्शन, ये इसका पैरावाइज विदाउट प्रेजुडाइज टू द अबव लीगल ऑब्जेक्शन द पैरावाइज रिप्लाई टू द प्लेंट एज अंडर, वो इस फॉर्म में होगा, ये वो शेप में होगा। इसी तरह पैराग्राफ जो नंबरिंग होगी रिटन स्टेटमेंट की नॉट नेसेसरली जो है वो प्लेंट से मैच करे, नंबरिंग जो उस पैराग्राफ के अंदर होगी वो जरूर मैच होनी चाहिए प्लेंट से। अब जिस तरह नंबर 1 है पैराग्राफ ऑफ द रिटन स्टेटमेंट, इस पैराग्राफ के अंदर आपने अभी किसको एड्रेस करना है, प्लेंट के पैराग्राफ को, दैट द कंटेंट्स of the paragraph number 1 of the plaint are admitted to be extent to the extent that the entitlement slip bearing number was issued in a year in the favor of Abdul Wahid Khan and the same is still in his name, the rest of contents are denied for the want of knowledge। मतलब इसमें इसने पार्टली डिनाई किया है, वो पार्टली एडमिट किया है, और जिस चीज को एडमिट किया है उस चीज को क्लियरली उसने एक्सप्लेन भी किया है कि ये चीज तो मैं एडमिट करता हूँ लेकिन बाकी इसके अलावा मैं कोई चीज एडमिट नहीं कर रहा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि कुछ वकील क्या करते हैं समझदारी से एक ही पैराग्राफ में बहुत सारी चीजें लिख देते हैं वो कंफ्यूज करने के लिए कि अब वकील इसका जवाब जो बनाएगा वो उसके लिए उसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये नंबर 2 पैराग्राफ में है कि दैट द कंटेंट्स of the paragraph number 2 of the plaint are admitted to the extent that the demand notice for the rupee was issued and the rupee was paid by the entitlement slip holder, the rest of the contents are denied for the want of knowledge। Same इसी तरह partly denied है, partly admitted है। Thereafter the contents of the paragraph number 3 and 4, अब देखें यहाँ पे paragraph number 3 है, अंदर 3 and 4 का रिप्लाई दे रहा है, are denied, उसने सिंपली उसको deny किया है for the want of knowledge। Number 4 that the contents of the paragraph number 5 of the plaint are not denied। Number 5 that the contents of the paragraph number 6, इसको complete कर दूं, thereafter I will take your answer the question, that the paragraph number 6 to 9 are denied for the want of knowledge। फिर उसका 6 है the contents of the paragraph number 10 of the plaint are admitted to the extent that the suit plot is still in the name of the entitlement slip holder, the rest of the contents are denied for the want of knowledge। और फिर नंबर 10 जो नंबर 7 में दैट द कंटेंट्स ऑफ द पैराग्राफ नंबर 11 एंड 16 आर डिनाइड फॉर द वांट ऑफ नॉलेज। और उसके बाद जो है प्रेयर क्लास को जो है उसने रिस्पांस दिया है कि पैराग्राफ नंबर 8 ऑफ द रिटन स्टेटमेंट दैट द कंटेंट्स ऑफ द पैराग्राफ नंबर 17 18 ऑफ द प्रेयर क्लास आर लीगल, मींस नो कमेंट्स आर ऑफर्ड बाय द आंसरिंग डिफेंडेंट। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम, फिर डेट, फिर उसके बाद जो डिफेंडेंट वेरीफाई करेगा प्रोड्यूस होगा या उसका एजेंट, तो लिखेंगे डिफेंडेंट नंबर 11 क्योंकि ये डिफेंडेंट नंबर 11 था, तो थ्रू देयर अथोराइज एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव। और फिर उसके बाद इस तरह वेरिफिकेशन जो है वो जिस तरह प्लेंट में हमने वेरिफिकेशन बनाई थी, फिर उसका नाम जो डेपोनेंट आएगा कोर्ट में जो ओथ लेगा, फिर उसको द डेपोनेंट अबव नेम्ड इज नोन टू मी एंड इज आइडेंटिफाइड बाय मी and me to the commissioner for taking affidavit और एडवोकेट। और उसके बाद ये जो है डेट आएगी और उसके बाद जो वकील का नाम आएगा और उसके साथ लिस्ट, और आप ये लिस्ट ऑफ नेम, वकील का एड्रेस, पार्टी की एड्रेस और ये कमिश्नर, फिर नीचे आप लिखेंगे ड्राफ्टेड मी अंडर द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ऑफ द डिफेंडेंट नंबर 11 और एडवोकेट। ये जो हो गया सिंपल आपका जो शेप होगा रिटन स्टेटमेंट का जो आप फाइल करेंगे ऑन द ग्रीन पेपर, लीगल पेपर जिसको कहते हैं, विद द सेम फॉन्ट साइज और विद द सेम 1.3 फ्रॉम टॉप, 1.3 फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट स्पेस, एंड फॉन्ट जो है रोमन होगा और उसमें स्पेस 1.5 होगा।
सेम प्लेंटिव, लेकिन जो स्टाइल होगा वो स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, लेकिन चीजें वही आप अप्लाई करेंगे। यस, नाउ आस्क द क्वेश्चन। सर ये जो बार बार वांट ऑफ नॉलेज जो लिख रहे हैं हर पेरा के साथ, इसका क्या मकसद है ये लिखने का? अच्छा, उस वक्त जो फैक्ट जो उसके मुताबिक डिपेंड अपॉन द फैक्ट, अगर वो फैक्ट है कि वो उसे एतबार नहीं करा, वो कहेगा कि भाई अगर प्लेंटिव पर रिलाई कर रहा है, वो प्लेंटिव से नॉलेज लेना चाह रहा है कि भाई जो आपने लिखा है इसका कोई प्रूफ है तो आपके पास, वो अपनी प्लेंटिव से नॉलेज ले रहा है कि मेरी तो नॉलेज में नहीं है, आई वांट दिस प्रूफ, स्ट्रिक्ट प्रूफ बाय द प्लेंटिव साइड जिसने ये फैक्ट कहा है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और किस्म के जो रिप्लाई इस तरह हो सकते हैं, उसके मैंने ये बनाए। अब इसमें कुछ, अब ये जो है जो रिप्लाई है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये रिप्लाई आप दे सकते हैं वो जो फॉर्मल पार्ट ऑफ प्लीडिंग्स होता है ना। तो the number 6 that the contents of the para number 9 of the plan do not pertain to answering defendant, he is need not to reply। अगर इसमें जो डिफेंडेंट बहुत सारे हों और बहुत सारे फैक्ट्स हों और वो किसी पर्टिकुलर डिफेंडेंट के अगेंस्ट फैक्ट हो, तो वो इस तरह इसका जवाब दे सकता है, भाई ये मेरे लिए तो पर्टेन नहीं कर रहा, तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, इसलिए मैं कोई रिप्लाई नहीं दे रहा। और उसके अलावा कॉज ऑफ एक्शन का जवाब आप किस तरह बनाएंगे, दैट देयर इज नो कॉज ऑफ एक्शन फॉर द प्लेंटिफ टू फाइल दिस सूट अगेंस्ट द आंसरिंग डिफेंडेंट एंड द अलेज्ड कॉज ऑफ एक्शन इन पैरा नंबर 15 ऑफ द प्लेंट इज नॉट ट्रू एंड करेक्ट। उस तरह दैट नो कमेंट्स आर ऑफर्ड द पैरा नंबर 16 एंड 17 बीइंग लीगल। ये कोर्ट फीस का और जुरिसडिक्शन का होगा, तो उस वजह से उसने कहा कि उसका जो लीगली ये लीगल एक फैक्ट जो पैराग्राफ है उसके लिए वो कोई जवाब जो है वो नहीं दे रहा। अब prayer clause, with regard to the prayer clause, the answering defendant submits that the plaintiff is not entitled any relief prayed by him. This suit is liable to be dismissed with compulsory cost under section 335A of the CRPC। और इसी तरह फिर डिफेंडेंट 6, 5 जो भी होगा, जो जिसकी प्लेंट होगी और रिटर्न स्टेटमेंट होगी, वो उसका टाइटल आएगा, डिस्ट्रिक्ट आएगा और डेट आएगी जब आप रिटर्न स्टेटमेंट प्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे जो डेट मेंशन करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ दी रिटर्न स्टेटमेंट की डेट होगी। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है कॉज ऑफ एक्शन को इस तरह आप रिप्लाई कर सकते हैं। यहाँ दैट द कंटेंट्स ऑफ द पैरा नंबर 10 ऑफ द प्लेंट आर डिनाइड, द सूट प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन द टेरिटरी लिमिट्स PSCT व्हिच इज नॉट विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। और with regard to the content number पैरा नंबर 11 the plaintiff it is submitted that the suit has not been properly valued for the purpose of the court fees। और फिर इसी तरह सेम आंसरिंग जो है उसकी प्रेयर क्लास को आप इस तरह उसका रिप्लाई दे सकते हैं। अब इसी फिर ये एक और स्ट्रक्चर है जो है रिप्लाईज का, जो पैरावाइज रिप्लाई जो है उसका, that the contents of the para number 13 of the plaint are also denied vehemently being false, fabricated and concocted। मतलब गलत है, झूठ है और झूठ पे मुबनी है, बदनीयती पे मुबनी है। And the plaintiff never served any legal notice upon the defendant, the plaintiff put to strict proof thereof। So that the content number para number 14 of the plaint are also denied vehemently being false, fabricated, concocted। The same have been replied in para number 9 supra। इसका मतलब है कि इसका आंसर जो है ऑलरेडी ऊपर दी हुई जो पैरा नंबर 9 में है उसी को ही उसका जवाब तस्लीम किया जाए। There is no cause of action plaintiff to file this suit against the defendant and the alleged cause of action shown in the para number 15 of the plaint is not true and correct। और अगर इसमें डिफेंडेंट बहुत ज्यादा हैं, एक तो इसमें जिस तरह आप नीचे देखेंगे तो लिखा होगा डिफेंडेंट नंबर 1 जो है 1 का 1 फॉर द सेल्फ एंड ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट नंबर 2 to 4 इज स्पेशल अटॉर्नी एंड डिफेंडेंट नंबर 2। मतलब एक रिटन स्टेटमेंट सिर्फ एक डिफेंडेंट की तरफ से नहीं आ सकती, आप रिटन स्टेटमेंट सारे डिफेंडेंट की तरफ से भी दाखिल कर सकते हैं, या अलग अलग करें। यहाँ बिग अटॉर्नी जो है वो खुद की भी रिटन स्टेटमेंट है और बाकियों की भी रिटन स्टेटमेंट बिग अटॉर्नी, तो उसको आप इस तरह मेंशन करेंगे। और ये एक सिंपल रिटन स्टेटमेंट है जिसमें ब्रीफ फैक्ट्स हैं और पैरावाइज रिप्लाई है और वेरिफिकेशन है। ये एक सिंपल एक रिटन स्टेटमेंट है जिसका ये स्ट्रक्चर है। आई होप के जो रिटन स्टेटमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं
आपका एक स्केच जो है आइडिया बन गया होगा